गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बायोलॉजी का जो 5th चैप्टर है ट्रांसपिरेशन वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये चैप्टर बेसिकली ट्रांसपिरेशन के बारे में है। ये प्रोसेस, डिटेल्स प्रोसेस यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन के लिए, ये सब। ठीक है, तो देखो ट्रांसपिरेशन हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है कि एक्सेस पानी प्लांट जब बाहर निकाल देता है उसी को ट्रांसपिरेशन कहता है। ठीक है, देखो प्लांट को पानी का तो ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोगों को पानी का ज़रूरत है, खाना का ज़रूरत है, वैसे प्लांट को भी खाना पानी का ज़रूरत है। तो प्लांट क्या करता है, अपने रूट के मदद से पानी एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से। ठीक है, अब जितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उनमें से लगभग 2% पानी प्लांट अपना काम में यूज़ करता है। कौन सा काम में यूज़ करता है? खाना पकाने के लिए, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और भी अदर कुछ एक्टिविटीज़ है एंड अदर एक्टिविटीज़, फोटोसिंथेसिस एंड अदर एक्टिविटीज़। जितना पानी रूट से एब्जॉर्ब होता है प्लांट का, उनमें से लगभग 2% प्लांट फोटोसिंथेसिस, खाना पकाने में और अदर एक्टिविटी में यूज़ कर लेता है। मैक्सिमम पानी मतलब लगभग 98% पानी प्लांट क्या करता है, छोड़ देता है एटमॉस्फेयर में, एज अ वाटर वेपर छोड़ देता है। उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, प्लांट्स जब एक्सेस जो पानी है वो छोड़ देता है, जितना ज़रूरत है वो लेके एक्सेस पानी जब छोड़ देता है, ठीक है, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब कैसा छोड़ता है प्लांट, कैसे छोड़ता है पानी? अपना लीव से छोड़ता है। लीफ और भी डिफरेंट एरियल पार्ट है, लेकिन मोस्टली लीफ से ही छोड़ता है। ठीक है, एज अ वाटर वेपर छोड़ देता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर का फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में छोड़ देता है फ्रॉम लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स में क्या क्या आएगा, स्टेम आएगा, ब्रांचेस आएगा, ये सब आएगा, लेकिन मैक्सिमम लीव से ही छोड़ा जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अच्छा, तो देखो पानी जितना एब्सॉर्ब हो रहा है उनमें से बहुत ही कम, लगभग 2% यूज़ होता है और मैक्सिमम पानी छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या, हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना पानी एब्सॉर्ब होता है ऑलमोस्ट उतना ही पानी प्लांट छोड़ देता है, क्योंकि 2% यूज़ कर रहा है, 90% छोड़ दे रहा है। मतलब अगर 100% एब्जॉर्ब हुआ है पानी, तो उनमें से 90% ही छोड़ दिया जा रहा है। मतलब क्या, नियर अबाउट इक्वल, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है लगभग उतना ही छोड़ दे रहा है, बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लगभग जितना पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, लगभग उतना ही छोड़ देता है, क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है तो वो नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अब आते हैं ये ट्रांसपिरेशन इतना यूज़फुल क्यों है, इसको क्यों इतना यूज़फुल प्रोसेस कहा जाता है, रीज़न क्या है? ट्रांसपिरेशन एक बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, लेकिन क्यों इतना यूज़फुल है, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि ट्रांसपिरेशन के मदद से जब रूट ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उस दौरान स्टेम में एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये जो सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये सक्शन फोर्स इनडायरेक्टली रूट को मदद करता है और अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा पानी खींचने को। तो ये है पहला रीज़न कि ट्रांसपिरेशन क्यों इतने यूज़फुल प्रोसेस है। ये सक्शन फोर्स जनरेट होता है स्टेम में, जो इनडायरेक्टली रूट को मदद करता है पानी एब्जॉर्ब करने में, मिट्टी से पानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। ये पहला रीज़न है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला रीज़न क्या है, क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स in the stem to enable the roots to absorb water and nutrients, ये पहला रीज़न है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है ट्रांसपिरेशन का दूसरा रीज़न है, ट्रांसपिरेशन से अगर एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा प्लांट से, तो प्लांट क्या होगा, ठंडा होगा। ये दूसरा रीज़न है। मतलब दूसरा रीज़न हम लोग क्या डालेंगे, दूसरा रीज़न हम डालेंगे फॉर कूलिंग, ठंडा होने के लिए। प्लांट जब ठंडा
होना चाहेगा तब एक्सेस पानी वो बाहर निकाल देगा, और एक्सेस पानी बाहर निकालने से प्लांट क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे हम लोग जब बहुत मेहनत करके आते हैं, बहुत काम करते हैं, उसके बाद क्या हम लोग पंखे के नीचे या तो लेट जाते हैं या तो बैठते हैं, है ना। क्यों बैठते हैं, क्योंकि हम लोग जब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो हम लोग का बॉडी से क्या पसीना निकालने लगता है, स्वेट निकालने लगता है। और जब पंखे के नीचे तुम आ जाओगे तो स्वेट क्या धीरे धीरे तुम्हारा इवापोरेट हो जाएगा, एज अ वाटर वेपर इवापोरेट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा बॉडी क्या धीरे धीरे ठंडा होगा और तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। तो सेम प्रोसेस तुम्हारा प्लांट का है। प्लांट जितना पानी बाहर निकलेगा ट्रांसपिरेशन की मदद से, जितना पानी बाहर निकल जाएगा, एक्सेस पानी जब बाहर निकल जाएगा तो प्लांट क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न है कि ट्रांसपिरेशन क्यों इतना यूजफुल प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब देखो तुम लोग का बुक ओपन करो, अपना बुक में देखो पहला पेज में ही दिया हुआ है एक एक्टिविटी दिया हुआ है, 2 एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली। पहला एक्सपेरिमेंट, उसके बाद दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि ट्रांसपिरेशन में प्रोसेस में एक्चुअली पानी बाहर निकलता है एज अ वाटर वेपर। हम पहला एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेशन में पहला है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 1, पहला वाला एक्सपेरिमेंट। देखो पहला वाला एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक प्लांट लिया गया है, एक पॉटेड प्लांट लिया गया है। मतलब क्या, एक पॉट है, पॉट में मिट्टी डाला हुआ है और उसमें एक प्लांट है। ठीक है, अच्छा अब इस प्लांट को क्या किया गया है, एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया गया। याद रखना, जो पॉलीथीन बैग तुम यूज़ करोगे कवर करने के लिए, उसको सूखा होना होगा, ड्राई पॉलीथीन बैग होना होगा। कवर कर दो उसको। ठीक है, अब टोटल जो प्लांट को इंक्लूडिंग पॉलीथीन बैग तुम धूप में उसको खुला छोड़ दो। अब 1-2 घंटे बाद आके देखो, तुम्हें क्या वो जो पॉलीथीन बैग जो सूखा था वो भीगा लगेगा। क्यों भीगा लगेगा, क्योंकि तुम पॉलीथीन बैग से कवर कर रहे हो, और वो जो प्लांट है वो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में अपना जो एक्सेस पानी है वो एक्सेस पानी एज अ वाटर वेपर बाहर निकालेगा। यही तो प्रोसेस है ना। अब तुम पॉलीथीन बैग से उसको कवर किए हो, मतलब क्या, वो वाटर वेपर फॉर्म में जो पानी बाहर निकल रहा है प्लांट से, वो पॉलीथीन बैग में जाके अटक जाएगा एज अ ड्रॉपलेट, एज अ वाटर ड्रॉपलेट अटक जाएगा। मतलब क्या, तुम्हें जब तुम पॉलीथीन बैग को निकालोगे, कवर हटाओगे, तो पॉलीथीन बैग का जो अंदर वाला पोर्शन है, वो अंदर वाला पोर्शन में क्या बहुत सारा ड्रॉपलेट तुम्हें दिखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट। मतलब तुम्हें लगेगा कि कोई किसी ने आकर बाहर से पानी डाल दिया गया है पॉलीथीन बैग के ऊपर, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में पानी छोड़ रहा है, इसलिए वो पॉलीथीन बैग भीगा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलेगा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एक्चुअली जो प्लांट है वो प्लांट वाटर वेपर फॉर्म में वाटर रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट। अच्छा दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, अपना पेज टर्न करो। देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या दिया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में 3 तो सेटअप है। देखो सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी, तीनों सेटअप है। ठीक है, तीनों में ही तुम्हारा क्या है, एक सेटअप दिया हुआ है, सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी। अब सेटअप ए में देखो क्या है, सेटअप ए में एक प्लांट लिया गया है, एक पॉट के अंदर एक प्लांट लिया गया है। ठीक है, उस प्लांट का जो लीफ है, लीफ को ब्रॉड लीफ होना होगा, मतलब बहुत चौड़ा लीफ होना होगा तो अच्छा है। ठीक है, तो एक प्लांट लिया गया है सेटअप ए में। ठीक है, अच्छा सेटअप ए में एक प्लांट लिया गया है। ठीक है, उस प्लांट को तुम एक पॉलीथीन बैग से कवर करोगे पहले की तरह। ठीक है, एक सूखे पॉलीथीन बैग से कवर करोगे। ठीक है, उसके बाद टोटल सिस्टम को एक बेल जार के अंदर रख देना है, बेल जार से ढक देना है। क्या बोले, पहले प्लांट लेना होगा, पॉटेड प्लांट, पॉट के अंदर प्लांट लेना है। ठीक है, प्रेफरेबली अगर चौड़ा पत्ता हो तो अच्छा है प्लांट का। उसके बाद उसको पॉलीथीन बैग से कवर करना है, सूखा हुआ पॉलीथीन बैग से कवर करना है, ताकि जो वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में रिलीज होगा वो एस्केप ना हो पाए। ठीक है, इसलिए पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है, सूखा पॉलीथीन बैग से। उसके बाद ये टोटल सिस्टम को एक बेल जार से कवर कर देना है, एक बेल जार से कवर कर देना। देखो डायग्राम दिया हुआ है, तस्वीर दिया हुआ है बुक में, एक बेल जार से कवर कर देना है। यह है हमारा सेटअप ए। अब सेटअप बी में देखो क्या है, सेटअप बी में सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन क्या होगा, पॉलीथीन बैग तुम नहीं डालोगे पहला सेटअप ए के तरह। और दूसरा एक्सेप्शन क्या होगा, तुम्हें एक एक्स्ट्रा आइटम डालना है बेल जार के अंदर। क्या होगा, वो होगा ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये डालना होगा। मतलब सेटअप बी में तुम क्या करोगे, प्लांट लोगे पॉट के अंदर। ठीक है, उस प्लांट को तुम एक बेल जार से कवर करोगे, लेकिन पॉलीथीन बैग नहीं डालना है उसमें। ठीक है, अब उस बेल जार के अंदर तुमको एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चिपका देना है। क्या चिपका देना है, एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चिपका देना है। मतलब प्लांट का कोई भी स्टेम से एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर तुम्हें चिपका देना है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेटअप बी। अब सेटअप सी में देखो क्या है, सेटअप सी में
कोई भी प्लांट नहीं लेना है, सिर्फ सेटअप सी में तुम एक ग्लास रॉड लोगे, ग्लास रॉड के साथ ये सेम ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चिपका के टोटल सिस्टम को एक बेल जार के अंदर रख दो। ये हो गया तुम्हारा सेटअप सी। अब तुम इन तीनों सेटअप को धूप में रख दो, 1 घंटा 2 घंटा के लिए धूप में रख दो। उसके बाद 1-2 घंटे बाद जब तुम आओगे तब तुम्हें क्या दिखेगा, जो सेटअप ए था उस सेटअप ए में पॉलीथीन बैग डाला हुआ था, उस पॉलीथीन बैग में तुम्हें टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर फॉर्म में वाटर रिलीज करेगा और वो पॉलीथीन बैग में जाके अटक जाएगा। मतलब पॉलीथीन बैग का जो अंदर वाला पोर्शन है उनमें तुम्हें क्या, वो वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सेटअप बी में क्या होगा, सेटअप बी में भी तुम्हारा कोई पॉलीथीन बैग नहीं था। ठीक है, इसलिए सेटअप बी में क्या था, एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर डाला गया था। अब देखो सेटअप बी में भी तो तुम्हारा प्लांट था ना, ठीक है, तो वो भी सेम प्रोसेस में वाटर वेपर फॉर्म में वाटर रिलीज करेगा, लेकिन उसमें कोई पॉलीथीन बैग नहीं था, उसमें क्या था, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था। अब सेटअप बी में प्लांट जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर रिलीज करेगा तो वो वाटर वेपर क्या डायरेक्टली इस ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के कॉन्टैक्ट में आएगा। जब भी वाटर इस ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का ओरिजिनल कलर ब्लू है। ठीक है, जब भी पानी का कांटेक्ट में आएगा ये, तब भी ये ब्लू कलर चेंज होके पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेटअप सी में। सेटअप सी में देखो एक्चुअली कोई प्लांट है नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ग्लास रॉड था, उनमें एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चिपका दिया गया था। तो सेटअप सी जब तुम देखोगे तब तुम देखोगे ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जिसका ओरिजिनल कलर ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, वो कभी भी कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो प्लांट ही नहीं है। प्लांट नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर भी रिलीज नहीं होगा, और अगर वाटर वेपर रिलीज नहीं होगा तो वाटर के कांटेक्ट में ये पेपर नहीं आएगा सेटअप सी में। मतलब क्या, उसका कलर चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा, सिर्फ ब्लू जैसा था ब्लू ही रहेगा। मतलब ये तीनों एक्सपेरिमेंट अगर तुम एक साथ कंसिडर करोगे, एक साथ सोचोगे, तो तुम्हें क्या लगेगा, 2 कंक्लूजन यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। पहला कंक्लूजन क्या होगा, पहला कंक्लूजन होगा कि पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर रिलीज करता है। ठीक है, और वो कंडेंस होता है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है ये कलर चेंज होगा, ब्लू से पिंक हो जाएगा। ये 2 कंक्लूजन तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एक्सपेरिमेंट का हम एक्सप्लेन कर दिए क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन का मेजरमेंट। ट्रांसपिरेशन को कैसे मेज़र किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो, ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट करने के लिए 2 प्रोसेस है। पहला है वोइंग मेथड, पहला है वोइंग मेथड, दूसरा है पोटोमीटर मेथड। पोटोमीटर मेथड। ठीक है, अब तुम लोग का सिलेबस में ये वोइंग मेथड नहीं है, ये पोटोमीटर मेथड इंक्लूड है, इसलिए हम लोग वोइंग मेथड नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग सिर्फ पोटोमीटर मेथड ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये पोटोमीटर मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपिरेशन को मेजरमेंट मतलब क्या, कितना पानी प्लांट ले रहा है, मतलब कितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इनटेक ऑफ वाटर, कितना पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, उसको नाप सकते हैं। ठीक है, तो पोटोमीटर मेथड में ये जो पोटोमीटर है, ये पोटोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है, एक डिवाइस का नाम है। पोटोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है, ये पोटोमीटर एक डिवाइस का नाम है। ठीक है, ये क्या नापता है कि रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट, कितना पानी प्लांट इनटेक कर रहा है, कितना ले रहा है। ठीक है, इस डिवाइस से हम लोग क्या नाप सकते हैं, रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट, प्लांट कितना पानी इनटेक कर रहा है, कितना पानी ले रहा है, कितना रेट में ले रहा है, इसको नाप सकते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोग का पोटोमीटर मेथड में ये जो पोटोमीटर डिवाइस है स्पेशली दिया हुआ है तुम लोग का जो है गैनॉन्ग्स पोटोमीटर। गैनॉन्ग्स पोटोमीटर ये एक्चुअली डिवाइस का नेम, पूरा नाम है गैनॉन्ग्स पोटोमीटर। तुम लोग का बुक ओपन करो, बुक में देखो लिखा हुआ है गैनॉन्ग्स पोटोमीटर। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, गैनॉन्ग्स पोटोमीटर कैसा दिखता है। गैनॉन्ग्स पोटोमीटर में क्या किया जाता है, एक ट्विग को, मतलब एक ट्विग को लगाया जाता है। ट्विग मतलब क्या, कोई भी प्लांट का एक छोटे से हिस्से को तुम नाइफ से काट लोगे, काट के उसको प्लेस करोगे। उस प्लांट का छोटा वाला जो हिस्सा है उसका नाम है ट्विग। मतलब ये ट्विग एक्चुअली क्या है, एक प्लांट का पार्ट है। कोई भी प्लांट का एक छोटा वाला हिस्से को तुम्हें नाइफ से कट कर लेना है,
जिसको ट्विग कहा जाता है उसको लगा देना है इस गैनम स्पोटोमीटर में। देखो लगाया गया है, डायग्राम में देखो, पिक्चर में लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, उनमें देखो एक सिलेंडर है जो कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा एक सिलेंडर करके, देखो डायग्राम देखो बुक में। इनमें कलर्ड वाटर सॉल्यूशन लिया गया है, वाटर ही है लेकिन कलर्ड वाटर, मतलब वाटर लिया गया है और कुछ कलर बाहर से डाल दिया गया है, कोई भी कलर डाल दिया गया है, कलर्ड वाटर सॉल्यूशन लिया गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो एक हॉरिजॉन्टल करके एक पाइप की तरह है, इसको कैपिलरी कहा जाता है, ठीक है। इनमें बाहर से एक वाटर बबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वाटर बबल, ठीक है। और यहाँ पे एक रूलर है, रूलर लगाया हुआ है जो कि नापी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टोटल सिस्टम को एक स्टॉप कॉक के मदद से यहाँ से सेटअप कर दिया गया है, स्टॉप कॉक के मदद से, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लांट को, मतलब ट्विग को लगाया गया है, ये प्लांट है। तो ये तुम्हारा पूरा सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब प्लांट तो ट्रांसपिरेट करेगा, ये तो ट्विग है, ट्विग मतलब क्या, प्लांट का छोटा वाला हिस्सा है। तो ये ट्विग क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन के मदद से वाटर रिलीज़ करेगा। अब हम लोग देखो पढ़े थे, पहले तुमको पढ़ाए थे, इस यूज़फुल प्रोसेस में पढ़ाए थे कि ट्रांसपिरेशन क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है स्टेम के अंदर। तो ये ट्विग जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और उस सक्शन फोर्स की मदद से ये जो वाटर बबल था इस पोजीशन में, ये वाटर बबल धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। क्योंकि वाटर बबल पहले अगर इस पोजीशन में तुम इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि वाटर बबल को इंट्रोड्यूस करना है बाहर से, ठीक है। तो वाटर बबल मान लो तुम इस पोजीशन में इंट्रोड्यूस किए, जब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब स्टेम में क्या एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और उस सक्शन फोर्स के लिए ये जो वाटर बबल है ये और यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो ये वाटर बबल को अपनी तरफ खींचेगा। तो वाटर बबल क्या ऐसे करके इधर चला जाएगा, और सक्शन फोर्स के लिए ये यहाँ पे जो कलर्ड वाटर सॉल्यूशन था ये भी इस पाइप से होके ऐसे अंदर आएगा, क्योंकि सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो ये पानी को भी खींचेगा, ठीक है। अब ये जितना पानी अंदर खींचेगा, ये यहाँ पे जो रूलर लगा हुआ है, इस रूलर से हम लोग नाप लेंगे। जितना पानी अंदर खींचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब ये पानी छोड़ेगा, रिलीज़ करेगा एज अ वाटर वेपर, तब क्या पानी अंदर भी लेगा, क्योंकि पानी छोड़ दे रहा है, वो उसका काम में नहीं आएगा ट्विग का, इसलिए पानी बाहर छोड़ दे रहा है। तो जब पानी बाहर छोड़ेगा तो यहाँ पे सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और यहाँ से क्या वाटर सॉल्यूशन, कलर्ड वाटर सॉल्यूशन अंदर घुसेगा। अब जितना पानी ये बाहर छोड़ेगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, उतना ही पानी अंदर आएगा, और उसको तुम रूलर के मदद से नाप सकते हो कि कितना पानी अंदर आ रहा है। तो जितना पानी अंदर आएगा उतना पानी ही बाहर जाएगा, मतलब तुम क्या निकाल सकते हो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेरा क्या है। इस रूलर का मेजरमेंट देख के इस रूलर का मेजरमेंट देख के बता सकते हो कि कितना कलर्ड सॉल्यूशन मेरा अंदर आया। जितना कलर्ड सॉल्यूशन अंदर आया उतना ही पानी ट्विग ने छोड़ दिया है एज अ वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन फॉर्म में। तो तुम्हारा पता चल जाएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है तुम्हारा पोटोमीटर डिवाइस है। इस डिवाइस से, गैनम्स पोटोमीटर पूरा नाम है, इस डिवाइस से हम लोग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को नाप सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तुम लोग का बुक में देखो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, पोटोमीटर्स डू नॉट मेजर द वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। मतलब पोटोमीटर इस डिवाइस से तुम लोग कितना पानी प्लांट छोड़ रहा है उतना नाप नहीं सकते, तुम नाप सकते हो प्लांट कितना पानी ले रहा है। अब जितना पानी ले रहा है ऑलमोस्ट उतना ही पानी बाहर छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बताए थे कि अगर 100% पानी एब्सॉर्ब करता है प्लांट तो 2% सिर्फ यूज़ होता है, 90% छोड़ देता है। मतलब क्या, लगभग जितना एब्सॉर्ब होता है उतना ही छोड़ दिया जाता है। तो इसी फॉर्मूला के हम लोग अप्लाई करेंगे कि जितना पानी एब्सॉर्ब करेगा लगभग उतना ही छोड़ देगा। तो डायरेक्टली कितना छोड़ रहा है वो तुम नाप नहीं सकते, तुम क्या नाप सकते हो, कितना प्लांट पानी अंदर ले रहा है, तो लगभग उतना ही छोड़ेगा, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गैनम्स पोटोमीटर वाला मेथड। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग गैनम्स पोटोमीटर वाला मेथड पढ़े, ये इतना, मतलब ये सेटअप करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा, ठीक है, और इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। इसका कुछ प्रिकॉशंस भी है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ प्रिकॉशंस तुम लोग का ध्यान देना है, ठीक है। और क्या है, इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, इस डिवाइस का कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का सिलेबस में प्रिकॉशंस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया प्रिकॉशन, इसलिए हम लोग सिर्फ लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन देखो क्या है, ये जो बाहर से हम लोग बोल ना कि एयर बबल एक तो इंट्रोड्यूस करना होगा गैनम्स पोटोमीटर में, तो ये एयर बबल इंट्रोड्यूस करना इतना ईजी नहीं है, ये बहुत ही टफ है, ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन।
दूसरा लिमिटेशन क्या है? दूसरा लिमिटेशन है ये जो ट्विग तुम सेट किए हो ना, मतलब बोले ना एक प्लांट का छोटा सा हिस्सा नाइफ से काट करके उसको लगाना होगा गैनोस स्पोटोमीटर में, जिसको ट्विग कहा जाता है। ये प्लांट का एक छोटा हिस्सा है। ये ट्विग जब तक तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तब तक ये ट्विग पूरा जिंदा भी नहीं रह सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ट्विग मर गया किसी कारण के वजह से, ठीक है, पानी उसको उतना मिल नहीं रहा है इसलिए मर गया है, जिंदा नहीं है ट्विग। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उतना टाइम ये ट्विग जिंदा भी नहीं रह सकता है। ये दूसरा लिमिटेशन है, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरा लिमिटेशन है, देखो लिखा हुआ है बुक में, एनी चेंजेस इन द आउटसाइड एयर टेम्परेचर में इफेक्ट द पोजीशन ऑफ द एयर बबल इन द कैपिलरी ट्यूब। देखो वो जो कैपिलरी ट्यूब था ना, ऐसे करके हम बताया था ना, यहाँ पे एक सिलेंडर था, कलर्ड सॉल्यूशन है, यहाँ पे एयर बबल इंट्रोड्यूस करोगे तुम, ठीक है। अब बाहर में अगर टेम्परेचर बहुत चेंज होगा तो यहाँ पे जो एयर बबल है ना कैपिलरी ट्यूब में, इसका भी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। कैसा इफेक्ट आएगा? इसका पोजीशन बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कैपिलरी ट्यूब है ना, ग्लास का बना हुआ है। अब बाहर में टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या टेम्परेचर आएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या, ये जो एयर बबल है, ये एयर बबल अब इस पोजीशन में रहेगा नहीं, इसका पोजीशन बदलता रहेगा। समझ में आ रहा है? और अगर टेम्परेचर बहुत घट गया तो यहाँ पे जो एयर बबल है, या एयर बबल और एयर बबल रहेगा नहीं, ये पानी हो जाएगा। तो आउटसाइड टेम्परेचर अगर तुम्हारा चेंज होता है तो एयर बबल का पोजीशन भी इसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये है इसका तीसरा लिमिटेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन का फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपिरेशन के लिए। तो देखो, जब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन का, हमेशा याद रखना ट्रांसपिरेशन का दो फैक्टर होता है। एक होता है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर, किस फैक्टर के वजह से ट्रांसपिरेशन इफेक्ट होता है। दूसरा है तुम्हारा इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारा कैटेगरी है। कौन सा कैटेगरी है? पहला आएगा तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ये पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी आएगा तुम्हारा टेम्परेचर, तीसरा कैटेगरी आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। चौथा कैटेगरी आएगा तुम्हारा ह्यूमिडिटी, ठीक है। पांचवा कैटेगरी आएगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। छठवां कैटेगरी आएगा तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है तुम्हारा लास्ट कैटेगरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस 6 कैटेगरी या 6 फैक्टर तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है एज अ एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन का पहला जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है वो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना धूप ज़्यादा होगा, उतना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। देखो, ट्रांसपिरेशन मोस्टली कहाँ से होता है? लीफ से होता है, और भी प्लांट का जो एरियल पार्ट है जैसा स्टेम है, ब्रांचेस है, यहाँ से भी होता है, लेकिन बहुत ही कम, मैक्सिमम होता है लीफ से। अब लीफ में क्या है? देखो, लीफ में क्या रहता है, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं, लीफ में बहुत ही छोटा ऐसे पोर्स रहता है, टाइनी पोर्स रहता है, जो कि एक्चुअली स्मॉल होल के तरह है ना। इसको स्ट्रोमाटा कहा जाता है। स्ट्रोमाटा से 2 काम होता है। एक काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। दूसरा है ये ट्रांसपिरेशन, मतलब जो एक्सेस पानी है वो बाहर निकल जाता है। अब सनलाइट में मतलब क्या? सनलाइट में ये स्ट्रोमाटा खुला हुआ रहता है, मतलब जब डे होता है, डे टाइम, दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए ये स्ट्रोमाटा खुला हुआ रहेगा, ठीक है। जब रात हो जाएगा तब ये स्टोमाटा क्या होगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सनलाइट होगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो रात में ये स्टोमाटा बंद हो जाता है। इसलिए दिन में जब खुला रहेगा इस स्टोमाटा से पानी, एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा। अब धूप जितना ज़्यादा होगा उतना स्टोमाटा ब्राइटली ओपन होगा, ताकि और पानी बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि स्टोमाटा का तो सिर्फ काम पानी बाहर निकालना नहीं है, इसका दूसरा काम गैस एक्सचेंज भी है। इसलिए स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा डे टाइम में। जितना धूप ज़्यादा होगा उतना ये काम बढ़िया होगा, पानी उतना बाहर निकलेगा, एक्सेस पानी बाहर निकलेगा। क्योंकि जब जितना धूप ज़्यादा होगा उतना प्लांट का बॉडी तो गर्म हो जाएगा ना, तो उसको ठंडाई का ज़रूरत है, तो वो पानी और बाहर निकालने की कोशिश करेगा ठंडाई होने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए डे टाइम में ये ट्रांसपिरेशन क्या ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। दूसरा तुम्हारा है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर क्या, अगर बाहर टेम्परेचर मतलब आउटसाइड टेम्परेचर अगर बहुत ही ज़्यादा है
तो इवापोरेशन और ज़्यादा होगा। ध्यान से सोचो, ये स्टोमाटा से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब बाहर अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, मतलब क्या, ये जो वाटर वेपर बाहर आ रहा है ये जल्दी जल्दी इवापोरेट होगा। अब वाटर वेपर जितना जल्दी इवापोरेट होगा उतना और बाहर आएगा पानी। समझ में आ रहा है? मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वाटर जल्दी इवापोरेट करेगा, ठीक है। मतलब क्या, उतना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर अगर घट गया तो तुम्हारा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड देखो, जितना हवा ज़्यादा बहेगा, जितना हवा ज़्यादा बहेगा ट्रांसपिरेशन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि स्टोमाटा से जब पानी बाहर निकलेगा, अब मान लो हवा बहुत जल्दी बहुत फास्ट बह रहा है, तो हवा जब बहुत फास्ट बहेगा तो वो अपने साथ साथ क्या, ये पानी को भी लेके चला जाएगा, क्योंकि हवा है तो बहुत जल्दी अगर ब्लो होगा, बहुत फास्ट ब्लो करेगा, तो जब वो ऐसे हवा ब्लो करेगा, गुजरेगा, तो वो अपने साथ साथ ये जो वाटर वेपर जो स्टोमाटा से बाहर निकला है उसको भी लेके चला जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी क्या, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है कितना एटमॉस्फेयर में या एयर में वाटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर या फिर एटमॉस्फेयर में कितना पानी प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में या एयर में जितना पानी प्रेजेंट रहता है उसको ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अब जितना ह्यूमिडिटी तुम्हारा ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटेगा, ठीक। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या बताए, कितना पानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अब एक ध्यान, आप ठीक से सुनो, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है, तब ट्रांसपिरेशन क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, एक्सेस पानी एटमॉस्फेयर में छोड़ना। अब अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर का ज़्यादा है, मतलब क्या, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मतलब क्या, एयर में वाटर ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन तब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, एक्सेस पानी बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर में डालना। तो एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो और पानी बाहर क्यों आएगा, ट्रांसपिरेशन की मदद से। इसलिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तब ट्रांसपिरेशन घटेगा, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी घटेगा तब ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, ये याद रखना, उल्टा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट कैटेगरी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन के मदद से। ट्रांसपिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट डालता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल क्या है एटमॉस्फेयर में, 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल है। हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 78% रहता है। उसके बाद ही ऑक्सीजन है लगभग 20%। उसके बाद तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये नॉर्मल लेवल है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इससे अगर ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो हम लोगों का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए क्या उतना यूज़फुल नहीं है, हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल अगर 0.03% से ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो देखो अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड किसी कारण हो ही सकता है 0.03% से ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे टू डे लाइफ में, पॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो CO2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पॉल्यूशन या कोई किसी कारण की वजह से अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03% से ज़्यादा हो गया तो ये जो स्टोमाटा है ना, ये स्टोमाटा अपने आप बंद हो जाएगा। जब स्टोमाटा अपने आप बंद हो जाएगा तब ये ट्रांसपिरेशन क्या होगा, घट जाएगा। तब ट्रांसपिरेशन पत्ते से और नहीं होगा, तब स्टेम से, ब्रांचेस से, डिफरेंट जो एरियल पार्ट से होता है उसी से होगा। अब तुम सवाल पूछोगे सर ट्रांसपिरेशन, ये जो आप बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल 0.03% से अगर ज़्यादा हो गया तो ये स्टोमाटा बंद क्यों हो जाता है। स्टोमाटा इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमाटा का काम सिर्फ पानी, एक्सेस पानी बाहर छोड़ना नहीं है, उसका दूसरा काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन गैस को, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेना और ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ना। अब अगर स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा, मान लो कि CO2 का लेवल 0.03% जो कि नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर चला गया, फिर भी स्टोमाटा खुला हुआ है, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा प्लांट के अंदर आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा प्लांट में आएगा तो वह प्लांट के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूरत है प्लांट को, लेकिन किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना पकाने के लिए, और तो उसका कोई काम नहीं है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अगर प्लांट में आता है तो जितना उसको खाना पकाना है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो बना लेगा, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड करेगा क्या, तो प्लांट तो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। जब नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब स्टोमाटा क्या क्लोज हो जाएगा अपने आप, इसलिए पानी बाहर नहीं निकलेगा, ट्रांसपिरेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि लास्ट फैक्टर है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी एक इफेक्ट है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में। कैसा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ये याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है तब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 6 एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर। देखो इंटरनल फैक्टर में इतना तुम्हारा पॉइंट नहीं है, इंटरनल फैक्टर में एक ही है जो कि वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, एक ही फैक्टर है इंटरनल फैक्टर में, वो है वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स। देखो ये क्या है, देखो लिखा हुआ है बुक में, अपना बुक ओपन करो, देखो लिखा हुआ है वहाँ पे, इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीजेज ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स, द लीव्स विल्ट एंड ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड। मतलब वाटर कंटेंट ऑफ लीव्स अगर घट गया, किसी कारण के वजह से वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स अगर घट गया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। क्या बताए, किसी कारण की वजह से अगर वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स घट गया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। अब तुम सवाल पूछोगे कि वाटर कंटेंट लीव्स में क्यों घटेगा। देखो वाटर कंटेंट लीव्स में तभी घटेगा जब प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा नहीं, क्योंकि प्लांट को वाटर मिलता है रूट के मदद से, रूट एब्जॉर्ब करता है पानी को। अब रूट को अगर सफिशिएंट वाटर मिलेगा नहीं मिट्टी के नीचे से तो उतना सफिशिएंट पानी वो ऊपर भेज नहीं पाएगा, क्योंकि रूट का तो काम ही है ना सफिशिएंट पानी जो चाहिए होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए, वो मिट्टी के नीचे से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक भेज देता है। तब क्या वो पानी ऊपर होके प्लांट का डिफरेंट हिस्से में पहुंच जाएगा और लीफ में भी पहुंचेगा। अब लीफ में अगर वाटर कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, मतलब प्लांट को सफिशिएंट वाटर मिल नहीं रहा है, इसलिए लीफ में सफिशिएंट पानी है नहीं, तो इन दैट केस ये जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये घट जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, एक्सेस पानी बाहर निकालना, और प्लांट को अगर ठीक से पानी ही में नहीं मिल रहा है तो वो एक्सेस पानी कैसे बाहर निकलेगा। इन दैट केस तुम्हारा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो घट जाएगा, पानी और बाहर नहीं निकलेगा। जितना पानी उसको मिला है वो कोशिश करेगा उतना पानी अपना फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट एक्टिविटी में यूज़ कर लेने का, और एक्सेस पानी बचेगा ही नहीं। मतलब क्या, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। इन दैट केस ये जो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फैक्टर, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग का और 2 टॉपिक है इस ट्रांसपिरेशन में, एक तुम्हारा एडाप्टेशन से और दूसरा तुम्हारा गटेशन से। ये 2 टॉपिक हो जाएगा तो ये चैप्टर भी तुम्हारा खत्म। थैंक यू।